जल्दी से अपन रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये रिकॉल अपने लास्ट क्लास का। क्या हुआ भाई, सारी जनता कहाँ है? दीप ठीक है, निधि ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन है। अभी तक दो लोगों के आंसर आए हैं, बाकी जनता तो सो रही है। पता नहीं कैसे सॉल्व होगा ये। त्रिपुरारी ठीक है, आरिश ठीक है। आरिश ऑप्शन भेजा है या आंसर भेजा है ये ऑर्डर का? ऑप्शंस, ऑप्शंस ठीक है। वैष्णवी ठीक है, राघवेंद्र ठीक है। यार इतना लेट कैसे लग रहा है यार? इतना भारी भरकम तो क्वेश्चन नहीं लग रहा है, फिर इतना लेट क्या लग रहा है? अंजन गलत है। अंजन ऑप्शन भेजा है, आंसर भेजा है? शिवम भाई ऑप्शन भेजो, आंसर नहीं भेजो, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में है। अंजन ऑप्शन भेजा तो गलत है। शिवम ऑप्शन, हाँ ठीक है, सही है। आदर्श सही है। चलो ठीक है, सो फटाफट से बात करते हैं। अंजन जरा ऑडियो ऑन करना, तो मैं परमिशन दे रहा हूँ, ऑडियो ऑन कर तो बाबू जरा। आ गया, हाँ। अंजन ऑडियो ऑन करो। क्या बात है, हम ऑडियो ऑन नहीं कर सकते? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। सो एक चीज हमको यहाँ सीधे सीधे दिख रही है कि भैया 50% जो कंप्लीट होता है वो 100 सेकंड में, 75% 200 सेकंड में। मतलब क्या हुआ, हमको ये वाली कहानी दिख रही है, ए से a/2, a/2 से a/4, 75% कंप्लीट। मतलब बचेगा कितना? ठीक है, तो अपने पास बचेगा कितना? 25% बचेगा, जो कि ये बचा हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि भैया कितना टाइम लग रहा है, यहाँ 100 सेकंड लग रहा है, यहाँ 100 सेकंड लग रहा है। तो ऐसी कहानी तो एक ही होती थी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक ही तो था जिसमें 50-50% में जो टाइम लगता था, आधा होने में जो टाइम लगता है वो क्या रहता है? हाफ लाइफ के बराबर होता है, टी हाफ के बराबर होता है। तुमको तो सीधे सीधे इसमें सोचना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलेगा। चलो, सो ये आपके पास कहानी, आप चलो लिख देता हूँ इसको। हाँ, ये आपके पास कहानी है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत बहुत टाइम लगाए हो भाई। ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक में बात कर ली थी कि भैया फर्स्ट ऑर्डर की कहानी कैसे चलती है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। घर पे कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ, वो सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सो आज अपन आगे की बात करने वाले हैं, इस चैप्टर का लास्ट मेजर टॉपिक, दैट इज कि भैया किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसा होता है। मेनली हम लोगों ने अभी तक कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस देखा था। याद करो, जब स्टार्ट स्टार्ट में पढ़े थे तो अपने पास रिएक्शन किस पे डिपेंड करती थी? तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट के बारे में भी हम बात करते थे। ठीक है कि भैया कैटलिस्ट वैटलिस्ट क्या होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है। लेकिन अब अपन देखने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन का कैसा होता है। चलो, सो उस समय मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर याद हो तो। हमने जब रेट लॉ लिखा तो हमने बोला कि उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर है वो तो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो के होता है दैट इज रेट कांस्टेंट, एक्चुअल में वही है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा इक्विलिब्रियम अगर पीछे जाके याद करोगे तो इक्विलिब्रियम में भी हम बोलते थे कि इक्विलिब्रियम का के तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा। वहां पे भी क्योंकि वो के क्या होता था? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट, तो रेशियो होता था। तो वहां भी अगर टेम्परेचर चेंज किया जाएगा तो दोनों बदलेंगे, दोनों बदलेंगे तो ये भी बदलेगा, अपने पास के भी बदलेगा। ठीक है,
सो बेसिकली ये जो के वाला फैक्टर है दैट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब बात करते हैं जरा कैसे डिपेंड है टेम्परेचर पे, ठीक है। सो देखो सॉरी, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, एक मिनट इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी इसको बाद में बताऊंगा। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। सो देखो ये कैसे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर। सो बोला गया कि देखो भैया कहानी ऐसी है, एक ऑब्जर्वेशन था। एक ऑब्जर्वेशन क्या था? सो ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर का राइज करते हैं किसी रिएक्शन के लिए, 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज होता है तो लगभग लगभग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है। ये एक ऑब्जर्वेशन मिला था, ठीक है। अब इसके ऊपर एक्चुअल में थ्योरी को डिराइव किया गया है। सो ये ऑब्जर्व क्या किया जाता है कि 10 डिग्री के टेम्परेचर चेंज पे, 10 डिग्री के टेम्परेचर राइज पे नियरली रिएक्शन जो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। सो ये एक ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन पे क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हेनियस, पहले भी नाम सुने होंगे आयनिक में इनका नाम, बिल्कुल ये आयनिक वाले अर्हेनियस ही हैं जिन्होंने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। तो अर्हेनियस साहब ने एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया और वो कहते हैं कि भैया ये 10 डिग्री पे आखिर डबल कैसे होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बन के आया। उस फॉर्मूले ने बता दिया कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। सो उनका कॉन्सेप्ट क्या था वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन उनका फॉर्मूला क्या था वो पहले देखते हैं। तो वो कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज के, वो क्या होता है, तो मैथमेटिकली होता है ए इंटू एक्सपोनेंट दैट इज ई, ठीक है। ई पढ़ चुके बहुत बार, तो ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। सो k इक्वल टू ए इंटू ई टू दावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होता है। ई माइनस ई अपॉन आर टी जो है इस ई के पावर में लगा हुआ है, ठीक है। नहीं, अब बात करते हैं अपन कि यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सो यहाँ ये जो ए है इसको बोलते हैं दैट इज अर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और एक और भी इसका नाम है दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया चलो ये सारी चीजें तो हम समझ गए कि ए का नाम क्या है। अब यहाँ ए आर और टी क्या है, तो देखो आर और टी से तो जब साथ साथ आते हैं तो आपको पता है कि आर और टी क्या होता है, इसकी तो आदत पड़ चुकी है अपने को आर और टी का। तो आर और टी का तो कोई टेंशन अपने को है नहीं। अपने को टेंशन जो यहाँ पे है वो ईए का है कि ईए एक्चुअल में क्या चीज है। तो भाई साहब ये जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप पहले बहुत बार सुने हो लेकिन इसका मतलब कभी समझ नहीं आया। तो आज अपन बात करेंगे ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बहुत बार इसका यूज किया गया है लेकिन हमको पता नहीं था कि एक्चुअल में होता क्या है। तो आज अपन बात करेंगे इसके बारे में, दैट इज ये इज एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? आर हमको पता है भैया, दैट इज, जल्दी से मुझे बताओ कि 8.3 यूज किया जाएगा या फिर 0.082 यूज किया जाएगा, क्या लगता है इसको देख के? क्या यूज करना चाहिए, 8.3 या 0.082? 8.3 यूज करना चाहिए। क्यों 8.3 यूज करना चाहिए? क्योंकि ना ही यहाँ पे लीटर है ना ही यहाँ पे एटीएम है, ये एक ऐसा यूनिट में कहानी चलने वाली है। सो इसलिए यहाँ पे जो आर का यूज करते हैं, जो आर की वैल्यू यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, तो दैट इज 8.3, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई तीन चीजों की जो आपको इसमें अननोन दिख रहा है। ए दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, टी दैट इज टेम्परेचर। अब कोई ये अगर जानना चाहता है कि भैया ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि ये कैसे आया है। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को देखा गया और उसके बाद कुछ कुछ थ्योरी डिराइव करके ये फॉर्मूला लाया गया। सो ये तीनों चीजें हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर जरा इस पे देखेंगे, अपन बात करेंगे और ये थ्योरी क्या कहती है इस पे भी बात करेंगे। पर यहाँ तक फटाफट छापो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, उसके बाद ये अर्हेनियस फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, क्वेश्चन इसके महावाहियात आते हैं। छापो फटाफट, फिर आगे अपन बढ़ते जाएंगे। बोलो निधि। सर के का यूनिट में तो लीटर आ सकता है। के यूनिट में लीटर बिल्कुल आ सकता है, के यूनिट में। लेकिन तू मुझे एक बात बता बेटा कि किसी चीज का तू पावर अगर रखेगी तो क्या पावर में कभी कोई यूनिट बचना चाहिए?
ये सर ये से समझ गए, पावर यूनिटलेस होता है तो। ठीक है, सर तो केक का यूनिट और ए का यूनिट सेम होगा, के का, हाँ कैपिटल के ए। का बिल्कुल बिल्कुल, के का और ए का यूनिट सेम होगा। ठीक है, मैं हर टॉपिक के बाद बोलता हूँ क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। अच्छा शिवम बता, कौन से टॉपिक में बोला क्वेश्चन इजी आता है और क्वेश्चन टफ आया हो, बता तो मेरे को। ऐसा कोई कोई टॉपिक है? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है यार, जहाँ बोलता हूँ इजी तो वहाँ सच में इजी आता है। लेकिन यहाँ देखो यूजुअली ये मैं कब बोलता हूँ, जब मुझे पता है ना कि थियरी में मतलब थोड़ा कष्ट होगा, लगेगा पता नहीं क्या ही हो रहा है, तब जाके इस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ मैं। ठीक है, चलो। लेकिन हाँ, कुछ जगह मैंने नहीं बोला इजी आता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में, आयनिक में मैं कभी नहीं बोलता इसके क्वेश्चन इजी आते हैं। वो बस फील दिलाने के लिए भले बोलूं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं बोलता कभी मैं। चलो करो। छाप लिए? टेम्परेचर रिलाइज 10 डिग्री और 10 केल्विन। ओजस्वी 10 केल्विन बोलो या 10 डिग्री सेल्सियस बोलो, बात सेम ही है। 10 से बढ़ना, 10 से, अब तुम एक बात बताओ, सेल्सियस में बढ़े या केल्विन बढ़े, क्या 10 से बढ़ने में कोई फर्क है? जैसे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो भी 10 डिग्री का चेंज हुआ, अगर 273 से 283 हो गया तो भी 10 केल्विन का चेंज हुआ। तो चेंज चाहे केल्विन चाहे सेल्सियस, बात बराबर है। यहाँ टेम्परेचर केल्विन में होगा, ये याद रखना, जो टी लिखा हुआ है दैट कैन नॉट बी इन सेल्सियस, वो सिर्फ टी है, तो सिर्फ टी इज ऑलवेज इन केल्विन। छाप लिए? चलो, तो एक पुराना सा क्वेश्चन है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 2011 में पूछा गया। देखो कितने अच्छे लोग हैं, बोलते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल हो जाता है हर 10 डिग्री पे, हमको पता है फिर भी लिख के दिया है। बोलता है राइज इन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किससे बढ़ेगा? यार 10th क्लास का बच्चा बता देगा इसको, थियरी भी इसी में है, सॉल्यूशन भी इसी में है। ठीक है, 10th वाले को बोला जाएगा तो भी पड़ेगा, ये तो ऐसे क्वेश्चन को हम यूं उड़ा देंगे। ठीक है तिवारी, सही है, निधि सही है, शिवम गलत है, आनंद गलत है, आनंद गलत है, अंजन गलत है, राघवेंद्र सही है, कल्याणी गलत है, सिद्धांत सही है, अनंत कुमार गलत है, तिवारी सही है, वैष्णवी गलत है, ओजस्वी गलत है। सलाह दिए रहा था, बहुत टफ क्वेश्चन था यार। 10वीं क्लास का, हाँ आनंद अब सही है, आनंद राज अब सही है, आशीष सही है, बहुत टफ क्वेश्चन। आरिश सही है, दिव्या सही है, आद्या गलत है, प्राची गलत है। प्राची फिर से एक बार कैलकुलेशन देखो, थोड़ा एरर की हो, बाकी सही गई है। शिवम सही है, एक बार गलत दोबारा सही। बाबू एग्जाम में ना ऐसा 2 बार मौका नहीं मिलता कि कोई टीचर बैठ के बोलेगा कि हाँ सही है गलत है, तो एक बार गलत हो गया, अच्छा दोबारा करते हैं, ये आदत छोड़ो। इसमें टी को कैसे पुट करेंगे, डेल्टा टी तो पता नहीं, जरूरत क्या है टी डेल्टा टी का, कोई फॉर्मूला तो इसमें लगाना ही नहीं है। दीप सही है, किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूले का जरूरत नहीं है इसमें। बोला तो 10वीं क्लास के बच्चा को भी दोगे ना तो भी सॉल्व कर लेगा, बस गणित आना चाहिए। वैष्णवी गलत है, वैष्णवी जरा ऑडियो ऑन कर, तो हाँ वैष्णवी ऑडियो ऑन कर तो जरा। यस सर। हाँ बता तो बाबू क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझा फिर मुझे सॉल्यूशन समझा। मीनू गलत है, सर पहले बोल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डबल किया गया, तो जब हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से फिर बोल रहा है कि फिर हम लोग टेम्परेचर से जब बढ़ा रहे सर 50 डिग्री से बढ़ा रहे तो फिर पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा बताइए, कितना इंक्रीज करेगा? सर 32 टाइम्स हो, सर आप समझ लेना गलती हो। कल्याणी सही है, प्राची सही है,
हाँ जी, और कौन कौन है ए वाले जरा बताइए। इसका आंसर होगा 32 टाइम्स। मीनू जरा ऑडियो ऑन करना, तो परमिशन दे रहा, परमिशन दिया हुआ है, ऑडियो ऑन कर तो जरा। किसका किसका 10 गुना आ रहा है? नालायकों, शर्म करो, 10वीं क्लास का बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, बोलता है कि हर 10 डिग्री पे दुगना हो जा रहा है। ठीक है, तो मान लो आपके पास इनिशियल जो, मान लो इनिशियल रेट जो रहा होगा वो आर रहा होगा, दुगना हुआ जब 10 डिग्री का चेंज हुआ तो आर से 2r हो गया होगा। फिर क्या हुआ होगा, 10 डिग्री का फिर चेंज हुआ होगा तो फिर इसका दुगना हो गया, मतलब 4r हो गया होगा। फिर 10 डिग्री का चेंज हुआ तो ये कितना हो गया होगा, कितना होगा, आर से 2r 10 पे 10 से r 3, हाँ, तो ये कितना हो गया होगा, 8r हो गया होगा। फिर 10 डिग्री का चेंज किया तो ये कितना हो गया होगा, 16r हो गया होगा। फिर 10 डिग्री का चेंज किया तो ये कितना हो गया होगा, 32r हो गया होगा। अबे नालायको, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सॉल्यूशन, क्या करना था इसमें बताओ। ठीक है, तो ये इतना फर्जी सा क्वेश्चन है और इसमें भी 10 बार गलती कर रहे हो, क्या होगा पता नहीं। ना फॉर्मूला यूज करना है ना कुछ करना है। अरे ठीक है, देखो मैं तो बोला ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, कोई मैथ्स नहीं लगा रहा यार, मैं तो लॉजिक लगा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तू लगा ले भाई, तू कल वाला फॉर्मूला लगा लेगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ जो कल फॉर्मूला हम पढ़े थे वो फॉर्मूला भी लगाओगे तो सही हो जाएगा। n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n, ऐसा और लगा लो। तो यहाँ r अपॉन आर एफ लिख लेते हैं, इनिशियल r अपॉन फाइनल r इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, इससे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी है कि आप किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो 2011 का पूछा हुआ महावाहियात क्वेश्चन, कहो कि बहुत टफ क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं हुआ, हमको थ्योरी नहीं पता था। चलो, क्या बोल रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? चलो, तो ये आपके पास कहानी हो गई कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। एक छोटा सा उसका डेमो था 10 डिग्री वाले पे। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस अरहेनियस इक्वेशन के लिए और बात करते हैं इन सारे टर्म्स के बारे में कि उसमें एक्टिवेशन एनर्जी और सारी चीजें क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं इसका मोटा थ्योरी, मैं समझाता हूँ कि इसका मोटा मोटी थ्योरी बोलता क्या है एक्टिवेशन एनर्जी का। देखो, इन ग्राफ्स को आपने पहले पढ़ा था, इन ग्राफ्स को आपने पहले पढ़ा था, अगर याद करोगे तो जरा याद आएगा आपको कि थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ा करते थे इन ग्राफ्स को। ठीक है, और उस समय मैंने आपको बताया था कि देखो भैया, अगर आपके पास रिएक्टेंट यहाँ है और प्रोडक्ट का एनर्जी नीचे आ रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस समय हम पढ़ा करते थे और यहाँ से हम डेल्टा एच निकाले करते थे, जो कि यहाँ डेल्टा ई के फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज डेल्टा एच हम पहले निकाला करते थे। अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ा एक और भी एनालिसिस करते हैं, ये ग्राफ कैसे बनता है और इसमें कुछ कुछ और चीजें क्या हैं। सो कहता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए पहले अपने एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है और बढ़ा के फिर घटाएगा। अब घटाएगा कितना तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन कैसा है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो बहुत ज्यादा घटा लेगा, अगर एंडोथर्मिक होगा तो कम घटाएगा। जैसे एग्जांपल देखो कि दोनों केस में पहले पहाड़ पे चढ़ेगा, दोनों केस में पहाड़ पे चढ़ेगा, उसके बाद अपनी एनर्जी को थोड़ा कम किया तो ये एंडो हो गया, ज्यादा कम किया तो एक्सो हो गया। अब बात किया जाता है कि भैया ये पहाड़ पे चढ़ाएं क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो गया कि सीधे यहाँ से इसके रिएक्टेंट की एनर्जी सीधे यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट बन गई या यहाँ से यहाँ सीधे प्रोडक्ट बन गई, ऐसा क्यों नहीं हुआ। सो कहते क्या है अरहेनियस साहब, कहते हैं कि देखो भाई, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, दुनिया में किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उसको एक खास एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है। एक खास एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, मतलब उतनी एनर्जी अगर वहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास नहीं होगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक खास एनर्जी बैरियर को जब वो क्रॉस करेगा तो ये वो एनर्जी बैरियर इसको जब क्रॉस करेगा तभी जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। सो कहते हैं कि यहाँ जो जिस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, उसको ध्यान से सुनो, जिस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है उसको, उसके लिए उसको जितना पहाड़ चढ़ना पड़ा, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ और ये आपके पास है एनर्जी बैरियर कि इसको क्रॉस किए बिना काम नहीं चलेगा। सो इसको चढ़ने के लिए जितना आपको एनर्जी चाहिए, इस जगह पहुंचने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब उस जगह जाना है उसको, तो उस जगह जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। उतना एनर्जी तो उसको चाहिए, उस पहाड़ पे ये पहुंचेगा, यहाँ से तिवारी चढ़ना शुरू किया, इसको इस जगह पहुंचना है
तो भैया इसको पहाड़ तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो पहाड़ चढ़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, पहाड़ पे चढ़ने के बाद जो यहाँ पे जो चीज होती है, जो रिएक्टेंट है, वो किसी एक चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑब्वियस है, रिएक्टेंट तो यहीं रहेगा। जब उसका एनर्जी बदलने लगा तो वो रिएक्टेंट तो नहीं रहा। सो जो यहाँ पे ये चीज बनेगी रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट क्या हुआ, अपना फॉर्म चेंज करने लगा और वो बन चुका है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कब? जब वो एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंच गया है। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ये वापस ब्रेक होके क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। पर रिएक्टेंट को पहले क्या बनना पड़ेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। यही कहता है अर्हेनियस साहब का थ्योरी। मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं। वो कहते हैं कि पहले जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लेगा और इसको लेके वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो पहले वो बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बस ये ध्यान रखना है, और उसके बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये सारी चीजें हैं, तो इसमें एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा? सो एक चीज जो हमेशा क्लियर है वो ये क्लियर है कि इसके पास हमेशा मैक्सिमम एनर्जी रहता है, क्योंकि ये तो पहाड़ पे बैठा हुआ है। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो इन दोनों में कहानी आपके हिसाब से बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रहा तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। अगर एंडो रहा तो उल्टा। ये आपको पता है, इसे लिखवा नहीं रहा। ठीक है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। चलो, अब बात ये आती है कि चलो ये तो हम समझ लिए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पे एक और भी टर्म आता है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब हुआ कि यहाँ एकदम बिल्कुल बेस पॉइंट से, बिल्कुल जीरो से जो एनर्जी इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की होगी, मतलब जीरो से बिल्कुल जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होगी, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुआ, बिल्कुल जीरो से एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। मोटे तौर पे बोला जाए तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये किसके बराबर होगी? तो ये डेफिनेटली किसके बराबर होगी, तो रिएक्टेंट के एनर्जी जो कि यहाँ पे है प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों के सम के बराबर होगी। ये जो एनर्जी होगी, ये जो पूरा पहाड़ का जो हाइट होगा वो किसके बराबर होगा, तो रिएक्टेंट के हाइट के बराबर और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। सो दिस इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब कहता क्या है इनका थ्योरी, ध्यान से सुनना। कहता है कि किसी भी रिएक्शन में, एकदम बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी उसके बाद मैं फर्स्ट थ्योरी पढ़ के बता दूंगा और आपको छापना है, ध्यान से सुनना। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट के एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना पड़ता है। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर कब होगा, जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर उसको होके पास करना पड़ता है, उसको होना पड़ता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी उस रिएक्टेंट की कब पहुंचेगी, जब वो एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसकी जो एनर्जी टोटल है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाएगी, तभी जाके रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगा। अदरवाइज रिएक्शन का प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो यही कहानी है आपका अर्हेनियस साहब जो कहते हैं। अब जरा मैं इसको समझा देता हूँ, ये पॉइंट्स क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। सो ये कोलिजन थ्योरी, मतलब जो अर्हेनियस की थ्योरी उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। हालांकि आगे पढ़ोगे तो थोड़ा अलग है कोलिजन थ्योरी, बट ठीक है, उस थ्योरी पे मत जाओ। अभी पॉइंट क्या है, तो पहले इसको समझो। द मिनिमम एनर्जी which the colliding molecule must have in order that collision between them may be effective is known as threshold energy। मतलब क्या है कि भैया प्रोडक्ट बनने के लिए चीजें टकराने वाली है, रिएक्टेंट्स टकराएंगे। तो रिएक्टेंट्स टकरा के प्रोडक्ट कब देंगे, तो वो टकरा के प्रोडक्ट तब देंगे जब उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच जाए। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड। मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड पहुंच जाए, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पॉसेस्ड बाय रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के पास पहले जो एनर्जी था वो प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इज नोन एज
थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद आगे की कहानी क्या होगी, तो देखो ऐसा है कि रिएक्टेंट थे, उनके पास 100 जूल था, उन्होंने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 200 जूल कर लिया। अब 200 जूल करके वो टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। यही कहता है अपना अर्हेनियस थ्योरी कि भैया एनर्जी एब्जॉर्ब करके थ्रेशोल्ड पहुंच जाओ, फिर टकराओ, फिर प्रोडक्ट बनाओ, काम खत्म। ठीक है, लेकिन अगर कम एनर्जी पर टकरा गया, थ्रेशोल्ड से कम पे अगर रिएक्टेंट टकरा रहा है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि थ्रेशोल्ड से कम पे टकरा जाए और प्रोडक्ट बन जाए। प्रोडक्ट बनने के लिए थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी आपको तो चाहिए, या मिनिमम थ्रेशोल्ड तो चाहिए, तभी जाके प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल होता है। तो ये कहानी हो गई थ्योरी की कि क्या कहता है आपका अर्हेनियस थ्योरी। इसको फटाफट छापो, किसी को कष्ट है तो हैंड रेज करके पूछ लो। बिल्कुल फर्जी है, थ्योरी है, बस फील ले लेना है, काम खत्म। छापो फटाफट से। अरे तिवारी, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास मान लो एक कोई चीज है, अब एक ही मॉलिक्यूल के पास तो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसकी मान ले है 200 जूल, तू मान लो उसको 400 जूल थ्रेशोल्ड दे देगा, तो प्रोडक्ट भी तो एक ही बनेगा ना। तो क्या थ्रेशोल्ड बढ़ाने से प्रोडक्ट बढ़ जाएगा? नहीं। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हो वो बढ़ाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, या ऐसा नहीं है कि किसी एक मॉलिक्यूल का एनर्जी जो थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा कर दोगे तो खूब प्रोडक्ट बन जाएगा ना। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। वो थोड़ा भी ज्यादा होगा तो काफी है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए अपने को चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ना कि किसी एक के पास थ्रेशोल्ड से खूब ज्यादा एनर्जी हो जाए। ठीक है, छापो इसको फटाफट से, और जिसके इसके डाउट है पूछते जाओ, मैं ऑडियो ऑन करके बताते जा रहा हूँ। किसी रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स होती है या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है? सिद्धांत बिल्कुल सिचुएशन डिपेंडेंट है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जैसा रिएक्शन वैसी थ्रेशोल्ड। ठीक है, चलो बोलो निधि। सर ये जो सेकंड ग्राफ है जिसमें सर डेल्टा एच पॉजिटिव है सर, उसमें तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्रोडक्ट से ले रहा है, रिएक्टेंट से लेना चाहिए ना। हमेशा के हमें कहाँ रिएक्टेंट से, ये इसने जो लिया हुआ, नहीं बेटा ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो इस पे मत जा, देखो इसको ध्यान दो यार, ये देखो ये एक्चुअल में कहना चाहता है कि दिस प्लस दिस आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ये पूरा ही एक्टिवेशन एनर्जी होगा। जैसे मतलब हाँ वो लिख डेल्टा ई डेल्टा ई प्लस डेल्टा, ये रुक जाओ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ जो ये होगा वो एक्चुअल में क्या होगा। सो ये जो ये दिया हुआ है दिस वन प्लस डेल्टा ई। ठीक है, ये तुम सर चाहो तो इस समझ ग्राफ को गए। थोड़ा चेंज कर लो, मैं इस ग्राफ को थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। रुक जाओ, इस पूरे को लिखना, दैट इज ये, इसको हटा दो, इससे ये तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं बचपन में, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, ये अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलो छापो फटाफट से, दैट इज ये। सर जूम इन जूम आउट कर दीजिए। हाँ कर दे रहा हूँ, चलो छापो फटाफट से, बोलो तिवारी। सर सेकंड ग्राफ नहीं समझ में आया। सेकंड ग्राफ तेरे पास क्या है, ये तेरे पास एंडोथर्मिक के लिए, ये एक्सोथर्मिक के लिए। हमको पता है कि एक्सो में एनर्जी रिलीज होती थी, इंथैल्पी रिलीज होता था, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम, रिएक्टेंट का ज्यादा। यहाँ पे प्रोडक्ट का ज्यादा, रिएक्टेंट का कम, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक है। बाकी कहानी वैसे ही जाएगी, पहले रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड बनना पड़ेगा, उसके बाद वो घटेगा, और घट के अगर मान लो बहुत ज्यादा नहीं घटा तो एंडो हो गया, बहुत ज्यादा घट गया तो एक्सो हो गया। और कोई डिफरेंस नहीं है? और कुछ नहीं है, बस एंडो एक्सो का डिफरेंस, और कोई डिफरेंस है। देखो यहाँ पे क्या लिखा भी होगा यार, ये कुछ एरर लिखा हुआ है एक्चुअल में सर ग्राफ लेकिन में। प्रोग्रेस तो दोनों का एक्सोथर्मिक में ही दिखा रहा है। रुक जाओ, ये गलत एक्चुअल दिया हुआ है। एक्स एक्सिस दिखे ना। हाँ हाँ वो मैं देख रहा हूँ, ये एक्चुअल में एरर है, यहाँ पे एंडो लिखना था। ठीक है, वो एरर है, उस एरर में इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ये दिस इज एंडोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो हाँ, ये देखो ये ऊपर में दिया ना, ये एंडो, प्रोफाइल ऑफ एंडोथर्मिक, या नीचे में लिख दिया एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो ओके ओके ओके, तो बोल वैष्णवी। सर किसी बोलो। प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना, जब भी किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन होगा तो वो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब
एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करेगा, बिना क्रॉस किए प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये हर एक केस में एप्लीकेबल हाँ है। हमेशा, ये हमेशा है। अब थियरी है और ये थियरी हमेशा है, होता है कि नहीं होता दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हाँ ये थियरी है और ये थियरी हमेशा वैलिड है। ठीक है। हाँ छापो फटाफट से। बोलो तिवारी। वो पहले का ही है हेनरिस। वो सेकंड वाला एक्चुअली वो एंडो है, वो देख लेना, वो एरर था टाइपिंग का उसमें। छाप लिया सबने? छापो छापो, कोई बात नहीं, छापो। बिल्कुल पैरट है, चिल्लाते रहता है दिन भर। पैरट है पैरट। मेरे से किस बात का बदला लेगा? मैंने क्या किया? मैं उसका थोड़ी खाना खा जाता हूँ। चलो वो भौंकने वाला जानवर है, वो मेरे से बदला जरूर लेता है। छाप लिए? चलो सो ये कहानी हो गई अपने पास कि भैया रिएक्शन कोई भी कैसे प्रोसीड होता है। ठीक है, जरा सा इसको थोड़ा डेप्थ में और भी समझने का प्रयास करते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स जिसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बाद में हाँ देखो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में समझाया गया है, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इसमें समझाया गया है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। ध्यान से देखना क्या कहता है। सबसे पहले कहता है कि भैया देखो यहाँ पे अगर H2 और I2, देखो ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन ऐसी कि H2 और I2 टकराते हैं और अपने पास HI बना देते हैं। ठीक है, बैलेंस करके लिखोगे तो 2 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2HI लगा लेना। ठीक है, अब बोलता क्या है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या हुआ होगा, समझो इस चीज को। सो देखो इसको बनाने के लिए क्या कहता है, ये कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन, तो कहता है कि पहले क्या रहा होगा कि पहले H2 मॉलिक्यूल रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि ये H2 मॉलिक्यूल रहा होगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ होगा, 2 I2 मॉलिक्यूल रहे होंगे, ये 2 I2 मॉलिक्यूल रहा होगा। दोनों क्या हुआ होगा, सो देखो होता क्या है, ये थियरी क्या कहती है कि H2 और I2 टकराएगा और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो इंटरमीडिएट है ना, यही इंटरमीडिएट को बोलते हैं दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या कैसे बनेगा, तो कहता है कि देखो ऐसा हुआ होगा कि H2, देखो ये बिल्कुल इस डायग्राम को ध्यान देना जो साइड में बना रहा हूँ, इस H2 और इस I2 को देखो, ये दोनों टकराएंगे। जैसे दोनों टकराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके की बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये दो H जो है इनकी बॉन्ड हल्की होने लगेगी, ये जो दो I है इनकी बॉन्ड हल्की होने लगेगी, और ये क्या होंगे कि धीरे धीरे इनके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे इनके बॉन्ड में बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और ये टूटना शुरू हो जाएगा। सो जो टूट रहा है उसको मैं थोड़ा सा अलग कलर देता हूँ, दैट इज ये मान लो रेड कलर का है, और जो व्हाइट कलर का है वो बनना शुरू हो गया। क्या हुआ, H2 और I2 टकराए, दोनों अपने अपने साथ बॉन्ड बना के बैठे थे, दो H और दो I। अब कहानी उल्टी हो गई, कहानी ऐसी हो गई है कि एक H और एक I वो अपने साथ बॉन्ड बनाने लगा, दूसरा H दूसरा I बॉन्ड बनाने लगा, और खुद के साथ जो इनके बॉन्ड्स थे, मतलब दो H के साथ थे और जो दो I के बीच में बॉन्ड थे वो वीक होने लगे। और धीरे धीरे ये जो कहानी हुई, ये धीरे धीरे ऐसी होती गई कि भैया ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग होते गया, ये स्ट्रांग होते गया, और यहाँ से टूटते चला गया, ये वीक होते गया, ये टूटते गया, और फाइनल रिजल्ट अपने को कुछ इस तरीके का देखने को मिला कि भैया यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी हो गई, ये दोनों ऐसे हो गए, और इन दोनों के बीच में हमको प्रोडक्ट बन के मिल गया। तो कहता है कि भैया देखो आपने स्टार्ट तो यहाँ से किया था, ये H2 था और ये I2 था, फिर इन दोनों ने मिलकर ये वाली चीज बनाई और फिर ये बन गया। अब हमें एक चीज तो पता है, क्या पता है कि हाइड्रोजन जो है वो दो बॉन्ड एट अ टाइम तो नहीं बनाएगा, लेकिन यहाँ बना रहा है। सो हमको ये तो पता है कि अगर हाइड्रोजन दो के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ घपला जरूर है, ये पक्का स्टेबिलिटी तो इसको नहीं मिलेगी, इसलिए ये वाली जो चीज होगी ये अनस्टेबल होगी। लेकिन ये बनने के लिए इसका होना जरूरी है, तो हम कहते हैं कि भैया ये वाली चीज है, दिस इज द अनस्टेबल स्टेट, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अनस्टेबल है लेकिन इसका होना भी जरूरी है, ये नहीं होगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज द एक्टिवेटेड या अनस्टेबल स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेप, और दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द रिएक्टेंट। तो इसी तरीके से कहानी ये आगे चल रही होती है, और सारे रिएक्शंस में मोटे तौर पे थ्योरेटिकली इसी तरह से रिएक्शन होती है। अब कहानी क्या है, इसकी एनर्जी का प्लॉट करें, इसका एनर्जी सबसे कम जो कि ठीक ठाक स्टेबल था, ये बहुत ही अनस्टेबल है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, और इसकी एनर्जी भी कम होगी। और अगर ये एक्सोथर्मिक रहा तो इसकी एनर्जी इससे भी कम होगी, रिएक्टेंट से कम होगी। अगर एंडो रहा तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, पर ये नालायक तो सबसे अधिक एनर्जी रखेगा ही रखेगा। ठीक है, बिल्कुल एक्टिवेटेड स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल, स्टिल उसको होते हुए रिएक्शन को जाना पड़ता है। वो अनस्टेबल है, ये बिल्कुल अनस्टेबल है, बट रिएक्शन को अगर होना है तो उस स्टेट को क्रॉस करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलो सो फटाफट से इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सो बोलता है कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यहाँ ए नहीं है, यहाँ आयोडीन है। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, नहीं सॉरी, तो हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम देन ब्रेक्स अप इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, तो भैया ये देखो ये दोनों मिले, थोड़ी देर के लिए बना, टूटा, दो HI बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहाँ से यहाँ बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए था दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। फाइनल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कि भैया वो डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। HI का जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए इसका प्रॉपर ग्राफ बना हुआ है। यहाँ डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, और ये एनर्जी जो है वो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। ठीक है, फटाफट छापो, किसी को कहीं तकलीफ है तो पूछो और फटाफट से इसको छापो। हाँ, मैं एक मिनट देखता हूँ। एक्टिवेटेड स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल, बिल्कुल एक्टिवेटेड स्टेट ऑलवेज अनस्टेबल होता है। थोड़ा एक्टिवेटेड के बारे में एक दो और पॉइंट में लिखवा दूंगा, छापो इसको पहले फटाफट से।
ये फॉलो भी कर रहा है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हाँ बिल्कुल, तो वो तो हमेशा शाश्वत सत्य है ना आदर्श, ये तो सत्य है कि भैया एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो उससे अलग थोड़ी है, ग्राफ थोड़ी अलग है, ये तो वही ग्राफ है जो अपन पढ़ते थे पहले, बस उसमें दो मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़े थे, पीक के बारे में नहीं पढ़े थे, पीक के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे एक और ग्राफ देखोगे वो भी पहले पढ़े थे, अब थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे उसको। हाँ ठीक है, छाप लिए? छापो छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो। मैं नीचे में कुछ कुछ लिख रहा हूँ, छापो फिर मैं समझा दूंगा। बिल्कुल आरिफ, यही तो कैटलिस्ट कहलाता है। बात करेंगे, वो बाकी है, वो टॉपिक तो बाकी है ना, अभी तो टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं ना। चलो ठीक है, अब इस चीज को जरा समझ लो जो मैंने लिखा है। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से इनवर्स है। ऑब्वियस है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट स्लो हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, पहाड़ ज्यादा चढ़ना पड़ेगा, ज्यादा चढ़ना पड़ेगा तो भैया हर कोई चढ़ नहीं पाएगा, रेट स्लो होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्या मतलब? भैया ये इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, ये पहाड़ उतना ही छोटा होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। स्टेबल है मतलब वो पहाड़ छोटा है, वो पहाड़ छोटा है, रिएक्शन फटाक से क्रॉस कर जाएगा, तिवारी खुद से दौड़ के जाएगा, यहाँ क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट से इनवर्स होगा। यही कहानी है, स्टेबिलिटी और एनर्जी क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज एनर्जी का इनवर्स है, तो एनर्जी से क्या होगा, रेट भी इनवर्स होगा। मतलब जितना ज्यादा एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का होगा, रिएक्शन उतनी स्लो चलेगी, जितना कम होगा इसकी एनर्जी उतनी फास्ट चलेगी। कोई रोना चाहता है इसमें तो रो लो, नहीं तो छापो। और ये वाला जो स्टेप जो लिखा है मैंने, जो नीचे में लिखा है, ये ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होगा, याद रखना, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ये वाली चीज, इंटरमीडिएट की जो एनर्जी है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और रेट में क्या रिलेशन है। कौन सी रिएक्शन आसानी से होगी, तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा। याद रखना, ये ऑर्गेनिक में धड़ाधड़ इस्तेमाल होता है। ठीक है,
छाप लिया सबने? बिल्कुल वैष्णवी, जिसका पहाड़ छोटा बनेगा ऑब्वियस है कहानी, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी उतना धड़ाधड़ उतने ही तेजी से रिएक्शन होगी। सोच के देखना, ये पहाड़ छोटा सा है, ऐसे हो जाए, दौड़ के जाएगा यहाँ से, फटाक से कूद जाएगा। ठीक है, ये जितना ऊंचा होगा रिएक्शन उतनी मुश्किल होगी। ठीक है, छाप लिया सबने? कोई ऐसा जो नहीं छापा है, हैंड रेज करो फटाफट से। तो छापो 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 भाई छापो। वीकनेस खत्म नहीं यार, खत्म नहीं है, पर हाँ बहुत कम है यार, अब इतना फील नहीं होता। कोई अभी भी छाप रहा है क्या? अब तो छाप लिए ना? चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास ये तो कहानी हो गई इस थियरी की कि भैया देखो कैसे क्या होता है नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि भैया हमको ये कैसे पता चला कि रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो गया 10 डिग्री के चेंज करने पे? इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि ऐसा क्या हुआ था कि रिएक्शन का रेट डबल हो गया। क्या एक्टिवेशन एनर्जी बदल गई, क्या वहां पे ए बदल गया, क्या बदल गया कि रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो गया? ठीक है, तो जरा इस चीज को गौर से देखते हैं। यहाँ पे आता है मैक्सवेल साहब का कंट्रीब्यूशन, जिससे हमको पता चलता है कि रिएक्शन का रेट डबल हो गया। जब जिंदगी में कभी ये ग्राफ पहले भी पढ़े थे, उस समय मैंने बताया था कि एक बार और आपके जिंदगी में ये आएगा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ कब पढ़े थे तो याद करोगे तो एक टर्म पढ़ा करते थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, काइनेट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या आरएमएस स्पीड या एवरेज स्पीड, तब जाके ये ग्राफ पढ़ा करते थे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, यहाँ 3 फॉर्मूले हुए करते थे, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज के। ये कब हम पढ़ते थे? गैसियस स्टेट जब पढ़े थे तब की बात कर रहे हैं। ये ग्राफ दोबारा से आता है और कुछ चीजें हमें समझाने का प्रयास करता है, उसको ध्यान से देखना। कहता है कि ये जो ग्राफ है ये किसके बीच है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, इनके बीच का ग्राफ है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि अगर मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है टोटल,
100 मॉलिक्यूल हैं, सो उसमें कितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कितना कितना है ये हमको पता चलता है इस ग्राफ से। ठीक है, वहां पे देखोगे तो याद आएगा कि वहां पे ये जो इस साइड में लिखा करते थे n/n0 लिखा करते थे। सो n/n0 दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल में से वो n दैट इज फ्रैक्शन विथ काइनेटिक एनर्जी। अब ये ग्राफ से हमको क्या मिलने वाला है, तो ध्यान से देखना। इस ग्राफ से हमको ये पता चलेगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी अगर इस जगह से ज्यादा, ये कोई रैंडम सा जगह है, ये कोई रैंडम सा जगह हो सकता है, हर केस में अलग अलग होगा ये। सो बोला कि ये जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, दैट यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है किसी भी मॉलिक्यूल का, कौन सा, रिएक्टेंट का, वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है, EA के बराबर है। मतलब कि यहाँ इस जगह पे जो भी मॉलिक्यूल होंगे, इससे अधिक एनर्जी वाले जो भी मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। इससे इधर के जितने मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी। तो कहता क्या ये ग्राफ, कहता है कि पहले मान लो ये ग्राफ बना हुआ था और मान लो कुछ इस जगह पे एक्टिवेशन एनर्जी हुआ करती थी, मतलब इससे इधर में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी एनर्जी जो है एक्टिवेशन से ज्यादा होगी। तो कहता है कि अगर आपने इसको 10 डिग्री बढ़ा दिया, मान लो ये ग्राफ, मान लिया ये ग्राफ जो था ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑब्जर्व किया गया था, अगर आप 10 डिग्री बढ़ाते हो तो देखो ये नया जो प्लॉट है वो कैसा बनेगा। सो याद करो उस समय भी हम पढ़ते थे और मैं फिर से बता रहा हूँ, नया जो प्लॉट है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, नया वाला प्लॉट। अब इस नए वाले प्लॉट में क्या देखने को मिल रहा है हमको, तो देखने को ये मिला कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखे थे वो सिर्फ इतने थे, और जब 10 डिग्री बढ़ा दिया गया तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनमें ये वाला अमाउंट भी ऐड हो गया। और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि भैया जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं 10 डिग्री बढ़ाने के वजह से वो एग्जैक्टली उतने ही हैं जितने पहले थे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 डिग्री बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वो उतने हो गए हैं, उतने मतलब बढ़ गए हैं जितने पहले थे। मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डबल हो गया, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हुई है। कब, जब 10 डिग्री बढ़ा दिया गया। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये 110 डिग्री पे है। तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए हैं अब वो कितने हो गए, तो पहले से जस्ट डबल हो गए। और पहले से जस्ट डबल होने का मतलब है कि भैया रेट भी डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो अब इफेक्टिवली टकरा के प्रोडक्ट देंगे उनका नंबर बढ़ चुका है। पहले अगर 10 प्रोडक्ट देने वाले मॉलिक्यूल्स थे तो अब 20 हो चुके हैं। कब, जब 10 डिग्री को बढ़ाया। ठीक है, सो यही कहना चाहता है ये मैक्सवेल का ग्राफ कि भैया अगर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं 10 डिग्री बढ़ाने के बाद। अब इस ग्राफ की कुछ खासियत जो हम पहले ही पढ़े थे मैं दोबारा से बात कर लेता हूँ। आप अगर टेम्परेचर T पे प्लॉट करो या T+10 पे प्लॉट करो, जो टोटल एरिया होता है, ये जो टोटल एरिया होता है ग्राफ का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो T+10 पे ये जो एरिया है वही टोटल एरिया आपका रहेगा। कब, जब आपके पास ग्राफ जो है ये आपके पास T पे जो एरिया था वही रहेगा, जब आपके पास ग्राफ T+10 पे प्लॉट किए, टोटल एरिया ये कभी बदलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बदल रहे हैं तो ये चीज नहीं बदलेगी। बाकी यहाँ से आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी। और इसका एक और भी हमने एनालिसिस बहुत पहले देखा था, कब, जब हमने पढ़ा था एवरेज एवरेज एनर्जी या फिर RMS या फिर मोस्ट प्रोबेबल। यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात की जाती है जिसके थ्रू ये कंपैरिजन किया जाता है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे एनर्जी जब लिखना होता था तो हम ज़्यादा यूज करते थे RMS का। अब जो हम यूज करते हैं यहाँ पे ये एनर्जी निकालने के लिए, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। सो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया कितने अपने पास पार्टिकल्स हैं या कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमको इफेक्टिवली प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब जरा इनके पॉइंट्स पे गौर करते हैं, ये पॉइंट्स क्या कहते हैं। सो कहता क्या, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, मैक्सिमम ऑफ कर्व मूव्स टू द हायर एनर्जी वैल्यू
दैट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्या मतलब है कि भैया अधिकतर जो ग्राफ था वो हायर एनर्जी की तरफ बढ़ गया, मतलब वो राइट साइड शिफ्ट होने लगा। एनर्जी तो राइट साइड ही ज्यादा है, तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट होने लगा, राइट साइड शिफ्ट होने लगा। किस एनर्जी के लिए, मोस्ट प्रोबेबल के लिए। दूसरी चीज क्या है, द कर्व स्प्रेड्स टू द राइट, देयर इज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव विथ मच हायर एनर्जी। मतलब राइट साइड में जाने के बाद क्या हुआ कि अधिकतर प्रोपोर्शन के मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम प्रोपोर्शन के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है। नीचे क्या बोलता है, द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट, वो एरिया कांस्टेंट रहेगा सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 एट ऑल द टाइम। क्योंकि हमको पता है कि भैया टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा, इसलिए वो बदलने वाला नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदलने वाला नहीं है, इसलिए वो जो एरिया वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। द एरिया showing the fraction of molecules having energy equals to or greater than the activation energy, ये जो एरिया है ये हमको बताता है कि इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का एरिया है। ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स डबल, ये डबल हो जाता है, लीडिंग टू द डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, डबल होता है। कब, जब 10 डिग्री से बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भैया आखिर इससे हुआ क्या। तो देखो इससे हुआ क्या कि जो वहां फैक्टर यूज करते थे ना एक अर्हेनियस इक्वेशन में, e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, टेम्परेचर को जब 10 डिग्री से बढ़ाया गया तो देखा गया ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, यही फैक्टर एक्चुअल में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ये पूरा फैक्टर डबल होता है, इसलिए k भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कैसे, तो यहाँ याद करो इस रिएक्शन में हम यहाँ पे यूज किया करते थे k, तो कहता है कि अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो ये जो पूरा फैक्टर है यही डबल हो गया, और इसके डबल होने की वजह से आपका जो k है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। और अगर आपका k डबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, चलो, और इसका मतलब क्या, ये क्या बताता है, तो ये बताता है करिस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ये। यही बताता है हमको कि कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन ये है। फील लेना, आई अग्री, थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राफ्स को याद रखना, जो पॉइंट्स बताए उसको याद रखना, बाकी मैक्सवेल साहब का ग्राफ इतना ही हमको पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमको डिटेल्स में नहीं जाना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पर इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। कंक्लूड कर देता हूँ मैं इस चीज़ को कि इसका कंक्लूजन कैसे है। तो सीधा बात है, दो चीज़ों के बीच में ग्राफ है, किसके किसके, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। 10 डिग्री को बढ़ाने पे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ये से ज़्यादा थी वो डबल हो गए। वो डबल हो गए तो इससे हम बोल सकते हैं कि वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया होगा। अच्छा, वो मॉलिक्यूल डबल हुए तो फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ा, तो फॉर्मूले में ये फर्क पड़ा कि e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी वाला जो पूरा टर्म था वो पूरा टर्म ही डबल हो गया। तो पूरा टर्म डबल हो गया तो k भी डबल हो गया, k भी डबल हो गया तो अपने पास जो पूरा का पूरा रिएक्शन का रेट था वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। सो यही कहानी है मैक्सवेल के ग्राफ का। फटाफट से छापो इसको, कोई तकलीफ हो तो पूछ लो। चलो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, जल्दी से बताओ तो फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का आरएमएस याद है, बोलोगे? क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला तो याद रखेंगे नहीं, क्वेश्चन तो टफ आएगा ही आएगा। सबसे कम होता है मोस्ट प्रोबेबल, क्या होता है, रूट 2 RT बाई एम। हाँ ठीक है, कल्याणी 8 पाई बाई 8 अपॉन पाई जो होता है वो एवरेज के लिए होता है, और 3 RT जो होता है वो RMS के लिए होता है। छापो फटाफट से, मैक्सवेल कर्व डाल लो हेडिंग, मैक्सवेल कर्व हेडिंग डाल लो और इसको छापना शुरू करो। √3 RT बाई एम तब होता है जब अपने को निकालना होता है RMS। ठीक है, छापो फटाफट से। तिवारी बोला सही है,
एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ सिद्धांत। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा थी वो डबल हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदला, एक्टिवेशन एनर्जी उतना ही है। पाथ थोड़ी बदल गया कि एक्टिवेशन एनर्जी बदल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि मॉलिक्यूल जो H2 और I2 के टकराते थे वो अब ऐसे नहीं टकरा रहे, ये तो नहीं है। सो यह याद रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदलता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा थी वो बदल गया। पूरा का पूरा e⁻⁻A/RT ही बदल गया। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का सोच समझ के मुझे आंसर देना, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो सभी लोग, लिखो मत, अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन सुनो। एक क्वेश्चन ऐसा है कि किसी जमाने में रुड़की के और जेई के जो पेपर होते थे वो थ्योरेटिकल हुआ करते थे, ठीक है, सब्जेक्टिव हुआ करते थे, आपको ऑप्शन टिक लगा के नहीं आने थे, मतलब तुक्का का ऑप्शन नहीं है वहां पर, सीधा बात ही है। अब मान लो एक क्वेश्चन है कि दो बच्चे हैं, दो लोग हैं, एक गोलू और एक भोलू है, दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, एक गोलू और एक भोलू, ठीक है। सो गोलू जो है उसने जेई एडवांस की तैयारी बड़े अच्छे से की है, उसके टेस्ट वेस्ट जो भी देता है, मान लो कि एट अ टाइम 150 प्लस नंबर आने पे मान लो कि क्वालिफाई हो जाता था, आईआईटी मिल जाता है, मान लो फॉर अ टाइम, ठीक है। गोलू ने हमेशा टेस्ट दिया, इसका जो मार्क्स है वो हमेशा लगभग 200 से प्लस ही रहा है। ये गोलू भाई साहब है और ये भोलू है, ठीक है। भोलू भाई साहब के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स जो है वो कुछ ऐसे समझ लो कि इसके मार्क्स जो है वो 102 103 के आसपास रहा है, मतलब 110 से तो हमेशा कम ही रहा है, लेस देन 110 रहा है हमेशा, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, बोलता है कि अगर जेई एडवांस का पेपर हुआ, जेई एडवांस का एग्जाम हुआ, तो एक बच्चा श्योर शॉट, एक बच्चा श्योर शॉट क्वालिफाई कर लेगा। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट, एक बच्चा श्योर शॉट क्वालिफाई नहीं करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बच्चा श्योर शॉट क्वालिफाई कर लेगा, एक बच्चा श्योर शॉट क्वालिफाई नहीं करेगा। दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, या दोनों ही करेक्ट है? सोच के आंसर देना। दीप, सिद्धांत, दो लोगों के आंसर आ चुके, राघवेंद्र का आंसर आ चुका, निधि का आंसर आ चुका, दोनों सही है। वैष्णव ठीक है, सेकंड वाला सही है, कांट प्रेडिक्ट। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट चुनना है, कोई तो चुनना पड़ेगा। कांट प्रेडिक्ट मतलब ठीक है, बट दोनों में से एक स्टेटमेंट तो चुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। एक बच्चा श्योर शॉट क्वालिफाई नहीं करेगा, सॉरी, एक बच्चा श्योर शॉट क्वालिफाई करेगा और एक बच्चा श्योर शॉट क्वालिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो सकता है? पहले वाले का मतलब हो सकता है कि एक तो क्वालिफाई करेगा, हो सकता है दूसरा भी कर जाए तो भी ठीक है,
दूसरे वाले का मतलब क्या है, एक तो नहीं करेगा, हो सकता है दूसरा भी ना करे, दोनों का मतलब। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वालिफाई कर ही जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि ये क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की है और तुक्का का वहां कोई सवाल नहीं है। ठीक है, सो गारंटी इस बात की जरूर है कि ये नहीं करेगा, लेकिन इस बात की नहीं है ना कि ये कर जाएगा। दुनिया का कोई भी इंसान हो ना, ये कभी गारंटी नहीं दे सकता कि ये कर ही जाएगा, चाहे उसके परफॉर्मेंस या कुछ भी हो, या कोई भी ऐसा कोई चीज हो कि ये हो ही जाएगा। युद्ध भी होता है तो कोई ये गारंटी नहीं दे पाता कि हाँ ये हो ही जाएगा। हारने वाली स्थिति बता सकते हैं, जीतने वाली नहीं बता सकते कि हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस रखना अलग चीज है, और अपने पास जो उसको एनालिसिस करते हैं वो अलग चीज है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, चांसेस डेफिनेटली इसके ज्यादा हैं, बट गारंटी नहीं है। इसके नहीं क्वालिफाई के चांसेस नहीं, गारंटी है कि नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, अगर यही चीज आप याद करो, एक बार एक लड़का, अरे भाई तुक्के का सवाल नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला था कि जेई एडवांस सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसीलिए इतना मैंने पूरा का पूरा कहानी बताया था। हाँ ठीक है, चलो, तो कहानी ऐसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछे टॉपिक से रिलेटेड, वो बता। अच्छा, टॉपिक से रिलेटेड नहीं, सिद्धांत बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं, मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहानी ऐसी है कि बी के क्वालिफाई करने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ए की क्वालिफाई करने की भी कोई, बी के क्वालिफाई तो नहीं करेगा ये गारंटी है, ए की कोई गारंटी नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। क्या मतलब हुआ इसका? अगर याद करोगे फोटो इलेक्ट्रिक, तो वहां पे भी स्टेटमेंट था, कोई अगर फोटोन आता है जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, हो सकता है नहीं निकाले, लेकिन थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी का फोटोन आके टकराएगा तो कंफर्म है कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब याद हो फोटो इलेक्ट्रिक, तो ये चीज समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब ये है कि भाई साहब, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ज्यादा है थ्रेशोल्ड से, जिसकी एनर्जी ज्यादा है इस वाले चीज से, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है जिसकी एनर्जी, जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट दे ही देगा। हो सकता है दे दे, हो सकता है ना दे, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि इससे कम वाला तो प्रोडक्ट नहीं ही देगा। यही है, ध्यान रखना। ज्यादा है तो हो सकता है किसी केस में प्रोडक्ट ना मिले, लेकिन कम है तो गारंटी है कि नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज को। चलो, बस यही समझाना था। अब जरा देखा जाए क्या कोई इसका यूज आ सकता है, क्या पता। चलो, तो पहले एक क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है। बोलता है k इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। ऑप्शन चेक करके बताओ इसमें से कौन सा सही है। बहुत टफ क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, सो हमको ये पता चल गया कि ये जो है वो अपने पास क्या है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, मल्टीपल है बट मल्टीपल करेक्ट नहीं है भाई, कौन सा तेरे को दूसरे सही लग रहा है? बस एक ही है, दैट इज ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है और कुछ नहीं। ये फर्जी सा क्वेश्चन है, 2003 का, फॉर्मूला याद रहेगा तो बता सकते हो। चलो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोई हेल्प नहीं कर रहा, प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड है, जैसे तुम एनालिसिस कर पाओगे आंसर सही बता पाओगे। वैष्णवी गलत है, राघवेंद्र सही है, सिद्धांत गलत है,
आनंदराज गलत है, निधि सही है, वैष्णवी गलत है, आशीष गलत है, आद्या गलत है, सिद्धांत गलत है, मीनू गलत है, कल्याणी गलत है, सिद्धांत सही है। सिद्धांत अब समझ में आया क्यों कहानी बताया था? वैष्णवी सही है, दीप सही है, शिवम सही है। चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है। बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द अर्हेनियस इक्वेशन। सही है। के इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है। बोलता है यहाँ ई क्या बता रहा है? ई क्या है? कौन सा ई है? दैट इज ई एक्टिवेशन एनर्जी है। और क्या है? ई की जगह ई लिखा है। सो ई क्या बता रहा है? तो सबसे पहले तो मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बोला, पहले तो उसी को चेक करता हूँ। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। अरे नालायको, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा वो बताता है या एक्टिवेशन एनर्जी को ही बताता है? वो कब बताया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है वो ई टू द पावर ए बाई आर टी पूरा बताता है, ना कि ई बताता है खाली। गधा सब। तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे गया। ये खोपड़े में गया। कौन कौन नालायक है जो ऑप्शन नंबर डी दिया था? जरा देखा जाए। हाँ, आनंद बाबू जरा ऑडियो ऑन कीजिए। तो कौन सा बुद्धि का प्रयोग किए थे? गधा कहाँ गया? हाँ देखो इस गधे को। डी होगा। ठीक है। सो हमको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है वो ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी से पता चलता है, ना कि सिर्फ ये से पता चलता है। पहली चीज ऑप्शन नंबर डी गया। बोलता क्या है कि टोटल एनर्जी ई पूछा है। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी कब बताता है भाई? टोटल एनर्जी कब बताया? वो तो बताया कि रिएक्शन होने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए। वो टोटल एनर्जी कब बताया? वो तो एक्टिवेशन एनर्जी है, इतना चाहिए। 100 जूल से कम लाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा। उसका इस बात से क्या लेना देना? पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। बोलता क्या है? द एनर्जी अबव विच ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट। हाँ, अब ये बिल्कुल गोलू भोलू वाली कहानी है कि ये जो होता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे ज्यादा एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट देते हैं। गारंटी है कि देंगे? गारंटी है देंगे? हाँ, इनके पप्पा जी का राज है कि जो पप्पा जी इनके कहेंगे वो हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं। तो गारंटी तो है नहीं कि देंगे। बिल्कुल वही जो गोलू भोलू, इसीलिए समझा रहा था मैं। ठीक है। और फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सब यहाँ भोलू बैठे हुए हैं। ठीक है। चलो, तो कहानी ऐसी है कि भैया, कहानी ऐसी है कि यहाँ पे अपने पास जो पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा होगी वो कोई गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट देंगे। ठीक है। वो दे भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये गारंटी है कि जो उससे कम वाले होंगे वो कतई प्रोडक्ट नहीं देंगे। सो कतई प्रोडक्ट नहीं देंगे मतलब ऑप्शन नंबर बी को देखो, द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इज नॉट रिएक्ट। मतलब एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी वो है जिससे कम वाले पार्टिकल जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ये गारंटी है। उससे ऊपर वाले कर भी सकते हैं और नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत काम का है, ये बिल्कुल लॉजिक है। छोटा भीम वाला ढोलू भोलू याद आ गया? क्या बात है। चलो ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को छाप लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपा है इसके पीछे। थ्योरेटिकल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। छापो फटाफट से, गधेड़ा सब। जल्दी छापो।
छाप लिए? नाम क्या है? एक है जैकी, एक है जूली। अरे मेरे घर में एक से बढ़ के एक है। छोटा चिड़ियाघर है। चलो ठीक है। अबे कोई आया वैसे चिल्ला रहे हैं। अब इतने जोर से पैरट नहीं बोलता। ठीक है चलो हो गया। ओके ठीक है डन। नेक्स्ट आते हैं। सो एक क्वेश्चन है, फटाफट से इसको बताओ मुझे। एक ग्राफ मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, ग्राफ। ठीक है, किसके किसके बीच का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ? तो चाहता हूँ ln k वर्सेस 1/t का। ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, जहां पे आपको ये जो है वो कांस्टेंट है। किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सो मुझे फटाफट से बताओ कि ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा होगा। नेचर ऑफ ग्राफ बताना आपको। स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, जो भी जानते हो, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, व्हाटएवर जो भी बताना बता सकते हो। तो फटाफट से बताओ ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा होगा। प्लॉट करो और मुझे बताओ ln k वर्सेस t का ग्राफ जल्दी से। बस नेचर बताना है आपको, ठीक है? जल्दी प्लॉट करो, फटाफट से बताओ। इक्वेशन आपको पता है, k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। वहाँ a भी कांस्टेंट है, a के लिए परेशान नहीं होना, a इज ऑल्सो कांस्टेंट। तिवारी वेरी गुड बेटा, सिद्धांत गलत है, दीप वेरी गुड, तिवारी ठीक है, आशीष ठीक है, राघवेंद्र ठीक है, वैष्णवी ठीक है। थोड़ा इधर दिमाग चलता है और थ्योरी में फेल कर जाता है, वाह ग्रेट। ये समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन होगा, और वहां समझ में नहीं आ रहा था कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। करके बोरा में बंद करके धड़ाम धूम, वो देखो बॉक्सिंग बैग वैसे डाल के धूम धड़ाम करना चाहिए। एक जगह करोगे अच्छा और एक जगह नालायक पंथी कर दोगे। करो जल्दी फटाफट से। चलो ठीक है। तो ये कहानी कैसी बनेगी भैया? तो हम इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन लेके फटाफट से चेक कर लेते हैं क्या कहानी बनेगा। तो हमारे पास कहानी क्या होता है? तो k इक्वल्स टू होता है a e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। दोनों साइड ln लगाओ, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है, ln लगा लेते हैं। तो इधर क्या हो गया? ln k इक्वल्स टू ln a e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। हमको पता है भैया a इंटू बी स्प्लिट करके a प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ln a प्लस ये कितना हो गया? ln e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, पावर में जो होता है वो आगे चला आता है, कोफिशिएंट बन जाता है। सो ln a प्लस ये आगे आगे में तो माइनस ए बाई आर टी, और यहाँ पे साथ में क्या हो गया? ln e इज 1। ठीक है, तो ये भाई साहब गए, ये कितना हो गए? 1 हो गए। सो बेसिकली अपने पास जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गया? तो ln k इक्वल्स टू ln a प्लस सॉरी माइनस ए अपॉन आर। ठीक है, और ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 1/t। भाई देखो ये ग्राफ कौन सा बन रहा है? हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि भैया ये क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्यों? सो दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x, और मैंने यही तो बोला था ln k वर्सेज 1/t का ग्राफ। तो क्या बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो यहाँ से हमको ये चीज पता चल गई कि प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी तो हम बोल सकते हैं कि भैया अपने पास ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होगा? तो माइनस ए बाई आर। इंटरसेप्ट क्या होगा? तो ln a होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ ये आपके पास इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, दैट इज माइनस ए बाई आर 1/t वर्सेज ln k। तो फटाफट इस थियरी को छापो और उस ग्राफ को बनाओ जल्दी से।
और किसी को रोना गाना मचाना है तो जल्दी से मचा लो, कोई जो रोना गाना मचाना चाहता है। हाँ छुट्टी ही है, ठीक है। अभी छुट्टी नहीं है, टाइम है, छाप लिए जल्दी, कोई सभा समाप्त तो नहीं है, ठीक है। छाप लिए। डीएसएस होगा बेटा कल मंगलवार, आज मंगल है, बुध है। किसका डीएसएस बोल रही है? सॉल्यूशन वाला बोल रही है। सॉल्यूशन का इसका दोनों का, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज और सॉल्यूशन का साथ रखेंगे। हाँ इसका डीएसएस रखेंगे थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को हाँ एक्सरसाइज और डीएसएस उसका, इसका एक्सरसाइज, सॉल्यूशन का थर्ड और टीपीपी, ठीक है। ठीक है ठीक है, छाप लिए। चलो ये ग्राफ बनाओ फटाफट से, प्लॉट करो जल्दी से ग्राफ। कोई बात नहीं तिवारी, ऑफलाइन कब खुलेगा यार कोई आइडिया नहीं है, ये कहना मुश्किल है, बट मतलब आई गेस सो कि जुलाई लास्ट तक, ऐसा उम्मीद है। बाकी तो सरकार है भाई, कुछ भी करे, बट ऐसा उम्मीद है कि जुलाई लास्ट तक खुलना चाहिए। मैंने ही वोट दिया है, ये बात भी सही है। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब बात आती है कि भैया अगर टेम्परेचर चेंज के साथ के कैसे बदलेगा, तो जरा उस पर गौर फरमा लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना, ठीक है। स्लाइड में रहेगा ही रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर पे ट्राई करना, ठीक है। चलो अब बोलता है कि भैया दो के बीच में क्या रिलेशन होगा। मान लो बोला कि टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, तो के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो बोलता है कि K1 K2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। चलो भैया इक्वेशन हम देख लेते हैं, इक्वेशन क्या था अपने पास। सो मैं K1 इक्वल्स टू, सीधे ऐसे देखो तो लिख सकते हैं क्या अपन, ln K1 इक्वल्स टू, ध्यान देना जो अभी जस्ट लिखा था, ln A माइनस EA बाई RT1 टेम्परेचर T1 पे। बोला कि टेम्परेचर चेंज कर दिया, के कैसे बदलेगा। सो मान लो अपने पास ln2 जो है, ln K2 जो है, उसके लिए इक्वेशन ऐसे आ गया, ln A नहीं बदलेगा, EA नहीं बदलेगा, रिएक्शन के लिए फिक्स रहेगा, माइनस EA अपॉन RT2, ठीक है। दो अलग अलग टेम्परेचर पे ये कहानी अपने पास हो गई है, ठीक है। अब बोलता क्या है भैया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को क्या करो आप कि आप 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे 2 में से 1 को, 2 माइनस 1, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, तो ये भाई साहब कैंसल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास इक्वेशन ध्यान दो क्या बन के आएगी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इक्वल्स टू, ठीक है। और ये कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, EA बाई R तो दोनों में कॉमन रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान देना। सो ब्रैकेट के अंदर में कहानी क्या हो जाएगी, तो 1 अपॉन, ये वाली जो ऊपर वाली चीज है दैट इज पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 और माइनस 1 अपॉन T2। इसको फटाफट से देखो, किसी को तकलीफ है तो पूछो, 2 माइनस 1 जैसे किया। अब ये 2 माइनस 1 किया, अब देखो ln K2 माइनस K1 को तो लिख सकते हो ना, K2 बाई K1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस वाले को मैं साइड कर दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है, और अपना थोड़ा सा इजी फॉर्म में याद रखें। सो ln K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA बाई R ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये अपने पास इक्वेशन बन के चली आई। अगर हमको दो टेम्परेचर दे दे, एक के दे दे तो दूसरा के हम बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। देखो
दूसरे वाले को हम मान लेना कि टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है तो के भी क्या समझ में नहीं आया इसमें? बोलो सिद्धांत, क्या समझ में नहीं आया? ऑडियो ऑन कर बोल, क्या समझ में नहीं आया? रुको, बोलो क्या समझ नहीं आया जल्दी से। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। दो अलग अलग टेम्परेचर पे के की वैल्यू निकाल रहे हैं सेम रिएक्शन के लिए। ln k1 इक्वेशन, ln k2 इक्वेशन लिख लिया, टेम्परेचर T1 T2 ले लिया, ए नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा क्योंकि रिएक्शन सेम है। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस किया तो ln k2 माइनस k1, इसमें से ये माइनस गया तो ln a कैंसल आउट हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, EA/RT1 माइनस EA/RT2 हो गया। सो EA/R को कॉमन ले लिया, 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया। ठीक है, सो इसको हमने क्या किया, ln k2 माइनस ln k1 को तो हम चाहे तो ln k2/k1 लिख लिए, तो ये अपने पास इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब इस इक्वेशन में आप ln को उड़ा के 2.303 लॉग यूज करोगे तो आपके पास ये बन के आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे याद करना चाहते हो कर सकते हो। अब हमको याद करने का एक तरीका जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ वो बता देता हूँ। मैं मान लिया कि टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब के बढ़ा होगा। सो अगर K2 को ऊपर और K1 को नीचे रखूंगा तो एक चीज क्लियर है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे, K2 बड़ा K1 बड़ा तो ln के अंदर में जो भी होगा लॉग लेते बेसिकली, बट ठीक है लॉग को मैं हटा दे रहा हूँ, मान के चलो कि लॉग ही था वहां पे। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू K2/K1 जो है 1 से बड़ा है, मतलब हमको पता है कि भैया यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, T2 बड़ा है T1 छोटा है, तो T2 वाले को बाद में T1 वाले को पहले लिख लो, ताकि सब्सट्रैक्ट होकर ये ऊपर और ये इधर जाए तो हमको पूरा का पूरा जो वैल्यू मिले वो पॉजिटिव मिले। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं याद आया तो फॉर्मूला रट्टा मार लो, काम खत्म। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई कि आप किस तरीके से दो अलग अलग टेम्परेचर दिया है, एक के दिया दूसरा के, आप बता सकते हो, काम खत्म। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ध्यान दो, अपने वो क्वेश्चन इधर ध्यान दो। बोलता क्या है, ए से बी बन रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, ए से सी बनता है तो EA2 है। बोलता है EA2 EA1 के बीच में रिलेशन है, तो K1 K2 के बीच में रिलेशन कैसे होगा। सीधे आप दोनों के लिए इक्वेशन लिखना, कौन से वाली इक्वेशन लिखना, तो आप इक्वेशन लिखना जो K की इक्वेशन होती है, दोनों के लिए इक्वेशन लिखो, फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए, और दोनों में रिलेट कर दो, आपको पता चल जाएगा K1 K2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो या स्लाइड में रहेगा, सॉल्व करना है घर पे, नहीं हो अगले क्लास में बात करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, बोलता क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 500 पे 500 और 700 पे इतना और इतना है। क्या क्या दे दिया हमको, हमको दे दिया K1, हमको दे दिया K2, हमको दे दिया T1, हमको दे दिया T2, दोनों दिया हुआ है। अपने से पूछा है कि ए कितना होगा, ए कितना होगा, कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ बनाओ, एक इक्वेशन यहाँ बनाओ, दोनों का यूज करो, दो वेरिएबल ए और ये आप निकाल सकते हो। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ln के लिए आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ln या log की वैल्यू आपको देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी वैसी कहानी है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इसके लिए 600 केल्विन पे इतना है, मतलब हमको क्या पता, टेम्परेचर पता, के पता, एक्टिवेशन एनर्जी पता, मतलब ये पता, बोला है कि 700 पे कितना होगा रेट। सेकंड वाला इक्वेशन क्या क्या आपको दिया हुआ है, देखो इसमें ध्यान दो, इसको पकड़ो, K1 पता पहले टेम्परेचर पे, एक्टिवेशन एनर्जी पता, R की वैल्यू पता, दोनों टेम्परेचर पता, K2 आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल उसी पैटर्न पे। बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है जब टेम्परेचर को 300 से 310 किया गया, एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का क्या होगा। आर की वैल्यू दिया है, log 2 की वैल्यू दिया है, आपको सोच के बताना है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा का मतलब क्या है, रेट डबल मतलब e⁻ EA/RT क्या हुआ होगा, डबल हुआ होगा, वहां से आपको EA की वैल्यू बता लेनी है। तो पहले जितना भी e⁻ EA/RT रहा होगा बाद में उसका डबल हो गया होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो इन क्वेश्चन को सॉल्व, स्लाइड में रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, सो इसके साथ आज की सभा समाप्त है, जिसके डाउट है वो डाउट पूछ सकते हो, बाकी जनता जा सकती है, सभा समाप्त है। बोलो निधि। सर एक मिनट स्लाइड पीछे कीजिए ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है, ले लो। सर ये वाला ले लिए इसके पीछे। हाँ,
क्वेश्चंस इसके बहुत आसान है, मेहनत करोगे आराम से सॉल्व होगा। हो गया सर। सेकेंड ऑर्डर जरूरत नहीं है कल्याणी, पढ़ा दूंगा मैं, वैसे बता देता हूँ। वो कुछ ऐसे आता है 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r नॉट इक्वल्स टू 80, ये आता है उसका इक्वेशन। ठीक है, सर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है? लास्ट में बोला ना, लास्ट में बताऊंगा। सर नहीं, हाँ बोला ना लास्ट में बताऊंगा, मैंने बताया शुरू में नहीं बताया था, लास्ट में बताऊंगा उसको। ठीक है, चलो तो इसके साथ आज की सभा समाप्त। अगले क्लास में कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर स्यूडो ऑर्डर जो पूछना हो लास्ट में पूछ लेना, बता देना। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा। क्वेश्चन सॉल्व करना याद से।